हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन नया चैप्टर। आपके ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है सीए फाइनल लेवल की, इस सीए फाइनल लेवल पर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में इकोनॉमिक लॉज को हम ऑलरेडी एक अलग सीरीज़ में सारे इकोनॉमिक लॉज पढ़कर आ चुके हैं। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो है कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ को अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्टर्स चैप्टर्स के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके लिए सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनमें से एक चैप्टर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनीज जो इंडिया में नहीं है, इंडिया की नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आने की यहाँ पर संभावना रहती है, उसके लिए नीडफुल स्टडी करना हमें ज़रूरी है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे वाइंडिंग अप एक चैप्टर है, प्रोड्यूसर कंपनी अब नहीं रहा है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरीके से आपके पास में कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे एक ये चैप्टर भी है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पर हाईलाइट करके समझने वाले हैं और अपने समराइज्ड नोट्स हम बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में एक और चैप्टर सीए फाइनल लेवल पर कंपनीज लॉज के अंदर। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों चलिए शुभारंभ करते हैं इस नए चैप्टर का, जिसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम एज यूजुअल हमारे इस नाम को ब्रेक डाउन करते हैं। आप ऑलरेडी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये कोई नाम इतना नया नहीं है और इसका मतलब जो आपको समझ में ना आ सके वैसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में जो भी आपका कॉन्टेंट दिया हुआ है, जो भी सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हम उनको यहाँ पर डिटेल में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ देखेंगे। जिनका हमें सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हम वही पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। एक तरीके से ये आपके लिए सेल्फ स्टडी से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको मैं मॉड्यूल से जुड़ा हुआ एक अपने खुद के समराइज नोट्स में आपको देने वाला हूँ। एट द सेम टाइम आपका ये 40-50 मिनट के अंदर पूरा आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स बेटर देन कि आप बैठे सेल्फ स्टडी करें, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर इन वीडियो को एक्सप्लेनेशन के साथ में देखें। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, तो हमारा टाइटल है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। यानी कि सर इसे हम पूरे चैप्टर में एक नाम से बोल सकते हैं, जो है एफसी, यानी कि फॉरेन कंपनीज। राइट, बिल्कुल सही। फॉरेन कंपनीज कौन सी होती है, ये डेफिनेशन वाले सेक्शन में 242 में दिया हुआ है। जो जो सेक्शंस आपको इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में याद रखने हैं, उनको मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करते जाऊँगा। ओनली एंड ओनली इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स जो आपको आंसर्स में कोट आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और उनको याद करने का स्टाइल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो फॉरेन कंपनी आखिरकार होती क्या है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अरे सर, ये तो आपने उसी सेंटेंस को चेंज करके बोल दिया कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कौन है, ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। ये तो कोई नहीं हुआ ना, बट डेफिनेशन स्टार्ट हुई है बच्चों। क्या लिखा है, विच डैश, यानी कि अब वो नीचे हमको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दे रहे हैं। कितने बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, कुछ इतने बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। राइट, तो देखिए सबसे पहली बात, एक बेसिक सा आप नॉलेज रखिए। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए हम हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इस इंडिया के अंदर यहाँ पर कोई भी कंपनी आकर बिजनेस करे, ठीक है। पहला ऑप्शन कि वो कंपनी इंडिया की ही हो, यानी कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड से मतलब क्या है, बार बार ये वर्ड आ रहा है। इनकॉर्पोरेटेड से मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो बना हुआ लॉ है, हमारे यहाँ पर जो बना हुआ एक्ट है, हमारे यहाँ पर जो बने हुए रूल्स हैं, उनके अंदर वो रजिस्टर्ड है और वहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके ऊपर वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी बनी हुई तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वो रजिस्टर्ड कंपनी है और उसके ऊपर उस एक्ट के सभी रूल्स, सभी सेक्शन, सभी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। राइट, तो अगर वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा कि वो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो ये तो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से एक यहाँ पर बाइफिकेशन हमने किया। एक बाइफिकेशन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, वो है हकीकत में, यानी कि बिजनेस, जिसे हम बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में पीओबी, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस। कि आपको धंधा करना है, आप कहीं भी इनकॉर्पोरेटेड हुए हो, कंपनी बाहर की हो, यूएसए की हो, यूके की हो, चाइना की हो,
या फिर कोई भी दूसरे कंट्री की, जर्मनी की हो ना, अगर ये कंट्रीज़ के अंदर बनी हुई एक कंपनी है और वो इंडिया के अंदर आकर बिजनेस करना चाहती है तो क्या वो कर सकती है? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो करती है यानी कि उसने मुंबई में अपना यहाँ पर हेडक्वार्टर बना लिया है और वो हेडक्वार्टर में यहाँ पर बैठ कर काम करते हैं और पूरे इंडिया के अंदर वो यहाँ पर अपना सप्लाईज करते हैं, तो क्या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है? यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आया है, पहला तो इनकॉर्पोरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि इनकॉर्पोरेटेड के हिसाब से हम देखेंगे एफसी है यानी कि फॉरेन कंपनी है या नहीं, या फिर हम प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आगे डेफिनेशन में आपको समझ में आएगा। ठीक है, लॉजिक ये कहता है सर कि इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, अगर वो इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस रखता है, बराबर है, तो सर सही बात है ना, इंडिया के अंदर वो आकर धंधा कर रहा है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, तो सर जाहिर सी बात है कि वो एक एफसी होगी, यानी कि हम उसे फॉरेन कंपनी जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, पर सर इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, अगर हम इसी पॉइंट पर यहाँ पर दम देंगे तो सर ये बात तो गलत होगी ना, क्योंकि सर अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं है, चलिए सोचिए कि वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है, तो क्या सर वो फॉरेन कंपनी होगी? नहीं होगी। मतलब सर यहाँ पर आपने जो बात बोली है उसमें हमें इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। यस, कंबाइन करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ अलग अलग प्रोविजंस भी आपको यहाँ पर फोकस में रखने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा बैकड्रॉप दिया कि आपको यहाँ पर थॉट प्रोसेस कैसे रखनी है। चलिए अब आइए डेफिनेशन के ऊपर। तो हर एक कंपनी एफसी होगी, ठीक है, कौन एफसी होगी? हर एक कंपनी एफसी होगी या हर एक बॉडी कॉर्पोरेट एफसी होगी जो हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पीओबी इंडिया के अंदर है। ध्यान से देखिएगा, वेदर हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके सर, यानी कि सर कोई बाहर की कंपनी है, लेट्स से अलीबाबा, अलीबाबा यहाँ पर चाइना की कंपनी है, राइट। अब यहाँ पे फेसबुक है, बाहर की कंपनी है, सर वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर मुंबई में वो पूरा काम कर रही है, इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो क्या सर उसे भी हम एफसी बोलेंगे? यस। उन्होंने कहा है कि चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, अब चाहे वो फिजिकली बिजनेस करे, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करे या एजेंट के थ्रू बिजनेस करे, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, एंड लिखा है, उसके बाद में कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, और भी किसी डिफरेंट तरीके से, सर एजेंट के थ्रू नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से नहीं है सर, फिजिकल तरीके से यहाँ पर नहीं है, और किसी दूसरे तरीके से, सर हमको नाम नहीं पता, कोई भी अदर मैनर भी हो सकता है, तो कोई दूसरे अदर मैनर से भी अगर वो बिजनेस एक्टिविटी करती है इंडिया के अंदर, तो क्या सर हम उसे यहाँ पर एफसी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है, उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट। सर फेसबुक का जो पूरा क्लाउड है, क्लाउड मशीन्स है, वो तो सर यूएसए में है, इंडिया के अंदर है ही नहीं, तो हम तो सर ये नहीं बोल सकते ना सर मेन सर्वर इंडिया में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका मेन सर्वर इंडिया में है कि नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड ही बोलेंगे, बट नॉट लिमिटेड टू। उन्होंने डेफिनेशन दी है यहाँ पर, किसकी डेफिनेशन दी है? इलेक्ट्रॉनिकली की, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि लिमिटेड टू, मतलब सिर्फ जो ये जो नाम दिए हैं 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के अंदर, आप सिर्फ उन्हीं को मत समझ लेना इलेक्ट्रॉनिकली, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रॉनिकली मेन वर्ड आ गया है यहाँ पर, बराबर है, आप एजेंट के थ्रू कीजिए, चाहे आप फिजिकली कीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कीजिए। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मोड को यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो इलेक्ट्रॉनिक मोड को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ये मेन सर्वर हिंदुस्तान में हो या ना हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हो 1 2 3 4 एंड 5, तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। सर क्या कर रहे हैं हम बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, B2B ट्रांजेक्शन जिसे हम कहते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम कंपनी टू कंपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, B2B और B2C। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं B2B B2C, डेटा इंटरचेंज करते हैं, डेटाबेस की सर्विसेज देते हैं, ठीक है, या कोई भी दूसरे तरीके का डिजिटल सप्लाई करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकली आप हिंदुस्तान के अंदर इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सो B2B B2C पहला पॉइंट हो गया। डिपॉजिट्स, अगर आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट्स को इनवाइट करते हैं, डिपॉजिट्स को आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किन से?
हिंदुस्तान के लोगों से, सिटीजन ऑफ इंडिया से सिक्योरिटीज़ के अंदर, यानी कि रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट्स अगर आप मांगते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो येस हम आपको क्या बोलेंगे कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है एंड यू आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, फाइनेंशियल का FIN याद करिए, एडवाइजरी रिलेटेड सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें भी अगर आपकी कंपनी करती है तो हम आपको क्या बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे कि बहुत सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं। सर वेब बेस्ड, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस कर रही है क्या, वेब बेस्ड उसका पूरा यहाँ पर मार्केटिंग है, यस बिल्कुल कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस कर रहे हैं। डेटाबेस सर्विसेज में आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक कीवर्ड हमने लिख लिया है। ऑनलाइन सर्विसेज, कितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हो, चाहे वो टेली मार्केटिंग हो, टेली कम्यूटिंग हो, टेली मेडिसिन हो, एजुकेशन हो। एजुकेशन सर बाहर के कंपनीज है, एजुकेटिंग कंपनीज है जो एजुकेशन फील्ड में इंडिया के अंदर एजुकेशन दे रही है, क्या उनको भी हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में आपका, यस। तो अगला वर्ड क्या है, टेली। और CS यानी कि कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज, डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड अगर आप दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ पर हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब तरीका क्या हो सकता है, कैसे भी, चाहे आप ईमेल से करिए, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कीजिए, आप सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कीजिए, डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट कीजिए, वॉइस या फिर डेटा का ट्रांसमिशन कीजिए, किसी भी तरीके से आप करेंगे हम आपको फॉरेन कंपनी के यहाँ पर डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। मतलब सर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर समराइज करना चाहे इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को, जो थी नहीं आपने बना दी है, हमको ऐसा लग रहा है, तो इसलिए बनाई है कि अब आपके नोट्स कंप्लीट बनेंगे। फॉरेन कंपनी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। फॉरेन कंपनी वो है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो। ठीक है, वेदर और नॉट, क्या है वेदर और नॉट, वेदर और नॉट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बच्चों ज़रा आइए यहाँ पे डेफिनेशन ले जाता हूँ आपको। वेदर और नॉट वो खुद करे कि नहीं करे, ठीक है, इसलिए वेदर और नॉट लिखा है। तो वेदर और नॉट इटसेल्फ एजेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड फिजिकली, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिकली को थोड़ा सा यहाँ पर हमने आगे और यहाँ पर ब्रॉड सेंस में समझा। इनका पहली बात है, मेन सर्वर आपका हो कि नहीं हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसमें टिक करिए, रॉन्ग करिए, हो कि नहीं हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट पहला पॉइंट क्या है, डेटा इज़ द कीवर्ड। सो डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज अगर आप देते हैं, ठीक है, डेटा से रिलेटेड आप क्या करते हैं, डेटाबेस सर्विसेज अगर आप देते हैं, ठीक है, जस्ट सर्विसेज आप लिख सकते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में आता है। दूसरा, B2B B2C अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं आता है। सर एक वेब बेस्ड आपने बोला था, वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी होती है, वो सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली में आता है, इसलिए उसके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है टेली। सो टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, सब चीज़ें इसके अंदर आता है। टेली एजुकेशन, जितनी भी कंपनीज है जो बाहर से यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन दे रही है, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या रहेगी, डिपॉजिट्स। सो ये सब पॉइंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में भी आता है और इनडायरेक्टली FC की डेफिनेशन में भी आता है। सो ये फर्स्ट पार्ट हमने FC की डेफिनेशन का सेक्शन 242 के थ्रू हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हमें बात करना है कि ये जो पूरा चैप्टर है ये किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो सर आपने बोल दिया कि ये फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, बट कहाँ से कहाँ तक, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक। तो सर आपने बोला 379 से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल 379 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 379 ये बोल रहा है कि 380 से लेकर 386 तक दोनों को इंक्लूसिव है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे और साथ में 392 और 393 भी अप्लाई होंगे टू फॉरेन कंपनीज। उन्होंने बस एक एप्लीकेबिलिटी बताई कि पूरा एक्ट के किन किन सेक्शंस अप्लाई होते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर। ठीक है, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा यहाँ पर एक ऑर्डर निकाल सकती है, ऑफिशियल गैजेट में निकाल के बोल सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है किसी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज को कि उनके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, बट उनको वो ऑर्डर की जो कॉपी है वो पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो उन्होंने बोला एप्लीकेबिलिटी तो है इन सभी सेक्शंस की फॉरेन कंपनी के ऊपर, बट वो कंपनीज कौन सी है, तो उन्होंने कहा फॉरेन कंपनीज है। ऊपर हमने डेफिनेशन दी है ना, डेफिनेशन आपने दी फॉरेन कंपनी की, बट फॉरेन कंपनीज कौन होगी, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से हमने ऊपर डिसाइड कर लिया। प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा हमें डिटरमाइन करना है कि उस कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल किसका है।
अगर पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी के अंदर कोई हिंदुस्तानी बंदे ने लगाया है, हिंदुस्तानी कंपनी ने लगाया है, इंडियन सिटीजन ने लगाया है, तो सर उसको भी क्या हम यहाँ पर फॉरेन कंपनी बोलेंगे? तो अगला पॉइंट हमारा यही है पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से। लेट्स सी। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला पेड अप शेयर कैपिटल। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये कोई फॉरेन कंपनी है, उसमें 1000 करोड़ की यहाँ पर उसका पूरा शेयर कैपिटल है, जिसमें से 800 करोड़ का, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, 800 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 200 करोड़ का यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है ना। अगर पूरा टोटल मिलाकर 50% से ज़्यादा कोई यहाँ पर इस कंपनी के अंदर होल्ड करता है, ठीक है, और वो कौन है, वो एक इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, कोई वो एक इंडियन कंपनी है, कोई एक इंडियन बॉडी कॉरपोरेट है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है ऐसी कंपनी है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन प्लस बॉडी कॉरपोरेट मिलाकर अगर कोई रेशियो बनता है और दोनों मिलाकर 50% से ज़्यादा होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। मतलब कंपनी तो बाहर की है, बट उसमें जो पैसा लगा है वो हिंदुस्तान का पैसा लगा है, बराबर है, तो वो हमारे लिए इंडियन लॉ के टर्म्स में वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी बन जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा ये जो एक्ट है, कंपनी लॉ है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फॉरेन कंपनी हम किसको बोल रहे हैं, ऐसी कंपनी जो है तो बाहर, इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, धंधा हमारे यहाँ पर कर रही है तो बाहर, पैसा हमारा लगा हुआ है, हमारे इंडियन सिटीजन का पैसा लगा हुआ है, हमारी इंडियन कंपनीज का पैसा लगा हुआ है। सर आपने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों, यस सर। सर अगर 800 का इक्विटी शेयर कैपिटल है, ध्यान से सुनिएगा, 400 इक्विटी शेयर कैपिटल 400 करोड़ कोई एक इंडियन होल्ड करता है, तो क्या एफसी होगी? बिल्कुल होगी। सर अगर 100 करोड़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोई एक इंडियन कंपनी करती है, तो क्या ये एफसी होगी? बिल्कुल होगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब हम इन दोनों को इंडिविजुअली भी 50% में देखेंगे और इन दोनों को मिलाकर भी 50% में देख सकते हैं, यस। मतलब सर ऐसा हो सकता है कि 800 के इक्विटी शेयर कैपिटल में से 300 कोई होल्ड करता हो, बराबर है, और 200 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता हो, तो अगर इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 500 होगा, और 500 इज 50% ऑफ 1000 करोड़, तो सर ऐसे भी 50% हो गया। मतलब सर चाहे आप बोल रहे हैं पार्टली इक्विटी या पार्टली प्रेफरेंस हो, या फिर इक्विटी हो और प्रेफरेंस हो, दोनों में 50% इंडिविजुअली भी देख सकते हैं और पार्टली भी देख सकते हैं। और इस तरीके का रेशियो अगर कोई एक इंडियन सिटीजन होल्ड करता है, कोई इंडियन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड करती है, या दोनों मिलाकर किसी रेशियो में करते हैं, तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। मन से बोल रहा हूँ क्या नहीं? वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स और पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय, बराबर है क्या? मैंने भी ऐसा ही बोला था, यस। वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वन और मोर सिटीजन्स और कंपनीज दोनों मिलाकर, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। नाउ वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट, दोनों तरीके से, सिंगल तरीके से या फिर एग्रीगेट तरीके से, ठीक है, सच कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर and such other provisions of this act as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। मतलब सर अगर ये फॉरेन कंपनी बन गई, बट सर इसके ना दो डिपार्टमेंट है, एक इसका यहाँ पर ऑटोमोबाइल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक इसका सोलार पैनल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो सोलार पैनल भी बनाती है ना। सर ये जो ऑटोमोबाइल का डिपार्टमेंट है ये इंडिया के अंदर है, तो जब हमने इसको एफसी बनाया तो ओनली फॉर दिस डिपार्टमेंट बनाया क्या? क्योंकि यही डिपार्टमेंट का बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर होता है, यस। सोलर पैनल से हमको कुछ करना धरना है क्या? नहीं। सो ओनली फॉर द बिजनेस विच इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया, हम उसके लिए उसको फॉरेन कंपनी यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। सो उन्होंने इसलिए बोला है विथ रिगार्ड टू, यानी कि पूरे प्रोविजंस और पूरे चैप्टर, ये सारे सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होंगे विथ रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है उसका डिपार्टमेंट, उसकी यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट 379 भी हमने यहाँ पर देख लिया है, फॉरेन कंपनी की हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी देख ली है। अब देखिए 380 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। 380 बोलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो एक फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है।
डॉक्यूमेंट के अलावा बात आएगी अकाउंट्स। फॉरेन कंपनी को क्या अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या उसको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा, 381 उसके बारे में बात करेगा। उसको अपना नाम किस तरीके से बताना होगा फॉरेन कंपनी को, क्या हर बोर्ड पर, क्या हर एक बिल के ऊपर, क्या हर एक इनवॉइस के ऊपर, क्या लेटर हेड के ऊपर उसे फॉरेन कंपनी लिखना ज़रूरी है क्या, दैट आई एम ए फॉरेन कंपनी, ऐसा बताना ज़रूरी है क्या, तो वो बताएंगे 382। उसके बाद में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को भेजना है, सर्विस करना है, तो आप किस नाम से करेंगे और कैसे करेंगे और कब माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट उसको डिलीवर हो चुका है, ये बात करेंगे 383। सो ये कुछ सेक्शंस है 383 तक, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो 383, 382, 381 एंड 380, तो इनको आप याद कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे ऊपर आइए, ठीक है, या फिर मैं आपको यहाँ पर नोट्स बना के देता हूँ, आ जाइए। हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से 379। 379 ने बोला एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, तो सही बात है ना, डेफिनेशन बता दिया, अब एप्लीकेबिलिटी बता दो हमको। तो 380 ने बोला आ जाओ भैया, डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चाहिए रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं है बॉस, आपके अकाउंट्स भी काफ़ी नहीं है बॉस। क्या चाहिए रहेगा हमको, आप आपका नाम कैसे डिस्प्ले करोगे, ठीक है, और नाम हो गया, अकाउंट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उन सबको अगर सर्विस करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो है जो मैं आपको इन सेक्शंस के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। इजी है, बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आपका ये डॉक्यूमेंट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 380। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब फॉरेन कंपनी ऑब्वियसली इसके ऊपर सेक्शन सारे अप्लाई हो रहे हैं, तो आरओसी से कनेक्टेड रहेगा। रजिस्ट्रार बोलेगा बॉस मैं आपको देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। कब कब भेजने पड़ेंगे, कौन से फॉर्म के अंदर भेजने पड़ेंगे, किस किस फॉर्म्स के अंदर आपको चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी, तो उस फॉर्म्स की सीरीज जो यहाँ पर पूरे चैप्टर में चलती है वो है FC। 4 फॉर्म्स आएंगे, FC1, FC2, FC3, FC4, इंपॉर्टेंट है, सबके मैं आपको नोट बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं ना। हर एक फॉरेन कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, जब से वो स्टैब्लिश हुई है, वो स्टैब्लिश हुई मतलब बाहर फॉरेन के अंदर नहीं 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 नहीं, जब से वो स्टैब्लिश किया है उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर, उसको ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ेंगे, डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पर, 30 डेज फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। 30 डेज के अंदर उसे ये सब चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैट्यूट्स एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सर सिंपल सी बात है यार, घुमा फिरा के मत बोलो सर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि आपको एमओए करना पड़ेगा। चार्टर को किसको बोलते हैं, मेमोरेंडम को ही हम यहाँ पर चार्टर बोलते हैं। आर्टिकल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करते हैं, वो हर इंस्ट्रूमेंट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके एक सर्टिफाइड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। आपको पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा आपकी कंपनी का, प्रिंसिपल ऑफिस आपका इंडिया के अंदर कहाँ पर है आपको ये भी बताना पड़ेगा, और आपको आपके सभी डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी के सारे पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये बात हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी की आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ेगी। यानी कि देखिए हमें मेन मतलब क्या है, आपको चलाने वाले लोग कौन है, आपकी कंपनी कहाँ पर है, आपकी कंपनी किस लिए बनी है, ये 3 चीज़ें तो आपको रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर अंदर, बात खत्म। बट सर इतने से डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या, उन्होंने कहा नहीं। इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ पर्टिकुलर्स टू बी प्रोवाइडेड एज अबव, द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, हो इक्विवेलेंट क्यों लिख दिया उन्होंने, कि भले ही आपका पोस्ट डायरेक्टर का ना हो, सेक्रेटरी का ना हो, बट इक्विवेलेंट यानी कि वही पावर्स और किसी बंदे के पास में हो, by whatever name called of the foreign company shall contain the following particulars। हमें हर एक पर्सन के लिए जो भी यहाँ पर करता धरता है आपकी कंपनी का, जो भी आपकी कंपनी को चला रहा है, by whatever name called, हमें उसके ये सब पर्टिकुलर्स चाहिए रहेंगे। डायरेक्टर्स हो, कोई भी पर्सन हो, तो डायरेक्टर्स और इन सब लोगों की क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। देखिए उन्होंने पूरा यहाँ पर सब चीज़ें ले ली घर आके, बस उन्होंने आपको उठाया नहीं है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली है। भैया नाम तो बोलो,
पूरा सरनेम के साथ में। पहला कोई नाम था क्या जो नाम आपने चेंज किए? आपके सरनेम कोई पुराने थे क्या जो आपने चेंज किए, वही बताओ। बाप का नाम, माँ का नाम, स्पाउस का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपकी नेशनैलिटी, भैया कौन हो, स्पेनिश हो, अमेरिकन हो, कौन हो आप, ठीक है। इफ द प्रेजेंट नेशनैलिटी इज नॉट द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन देन हिज नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, यानी कि ही यूज टू बी स्पेनिश पर्सन बट अब वो अमेरिकन बन चुका है, उसको वहाँ का भी सिटीजन मिल चुका है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा, दोनों बताने पड़ेंगे। पासपोर्ट नंबर बताओ भैया, कब इशू हुआ है, कौन से कंट्री से इशू हुआ है, एक से ज़्यादा पासपोर्ट है तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे। इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन अगर एप्लीकेबल हो तो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। अगर आपका डायरेक्टरशिप है इंडियन कंपनी के अंदर, यानी कि आप इस फॉरेन कंपनी में तो डायरेक्टर हो ही सही, किसी इंडियन कंपनी में भी अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। आपको उसका डिन, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो देना पड़ेगा। और सिन यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई दूसरी डायरेक्टरशिप अगर है तो वो भी बतानी पड़ेगी। मेंबरशिप नंबर फॉर सेक्रेटरीज ओनली, ठीक है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी आपको वहाँ पर बतानी पड़ेगी। बस ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। किसके लिए बोला ये पॉइंट्स उन्होंने? हर एक पर्सन के लिए जो यहाँ पर काम वाम संभाल रहा है, पोजीशन में है, ठीक है। तो उनको याद कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इसमें नॉलेज, बहुत कॉमन नॉलेज यूज़ करना है, ज़्यादा रटने की बात नहीं है। नेम, एड्रेस, नेम के साथ में सरनेम, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आया है तो पैन नंबर, नेशनैलिटी आया है तो पासपोर्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आप डायरेक्टर हो तो डिन नंबर दो, आपकी कॉर्पोरेट ऑलरेडी गई है तो सिन नंबर दो, ठीक है। सेक्रेटरी हो तो मेंबरशिप नंबर दो। ये सब चीज़ें आपको वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो हो गए, कौन कौन से? सर्टिफाइड कॉपी एमओए की, ठीक है, पूरा एड्रेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। आगे क्या है भैया? डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वन और मोर पर्संस रेसिडेंट इन इंडिया ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस ऑफ प्रोसेस एंड एनी नोटिस। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि सर ये तो बंदे सारे बाहर के हैं जो डायरेक्टर्स हैं, बट आपको एक ऐसे बंदों का भी नाम देना पड़ेगा जो इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है। वो इंडियन रेसिडेंट के नाम दो जिनके नाम किस पर्पस के लिए दिए गए हैं? इस पर्पस के लिए दिए गए हैं कि अगर यहाँ पर रजिस्ट्रार आपको कोई भी नोटिस भेजना चाहती है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहती है, क्योंकि किसको भेजेगी? तो उन्होंने कहा मिस्टर जैन है जो इंदौर में रहते हैं, आप उनको यहाँ पर सारे इस कंपनी के जो फॉरेन कंपनी है उसके बिहाफ के नोटिस आप उनको भेज सकते हैं। उनका नाम ये है और उनका एड्रेस ये है। तो रेसिडेंट का आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, फुल एड्रेस देना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया का भी आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन और ओकेशंस। अगर आपने पहले भी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने मुंबई के अंदर अपना एक नया एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया, प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, बट उससे पहले उसका बेंगलोर में भी था जो उस बंद कर चुकी है, तो आपको बेंगलोर वाले ऑफिस की भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। Declaration that none of the directors of the company or the authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of companies। आपके जो भी लोग हैं वो पापी लोग नहीं है। पापी से मतलब कि उनको कन्विक्शन नहीं किया गया है, वो वहाँ पर पास्ट में उनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की गई है, डिबार्ड नहीं किया गया है। ये आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा लिखकर, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सर क्या क्या हो गया? एमओए, एओए हो गया, एड्रेस हो गया, डायरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, इंडियन रेसिडेंट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर दिया गया है उसका, और पास्ट में अगर कोई था तो उसका भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली ईमेल आईडी तो हम ऊपर देख चुके हैं, और क्या एक डिक्लेरेशन देना पड़ रहा है आपको। ये 2 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं, ये मैंने पॉइंट कवर कर लिया है, तो डिक्लेरेशन यहाँ पर बस मेंशन करना है हमको, डिक्लेरेशन कि भैया सभी लोग हमारे अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो डिक्लेरेशन क्या, इतनी सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। किसके अंदर देनी पड़ेगी? तो सर ज़रा यहाँ पर बताइए ना। फॉर्म FC1 किसके लिए है? डॉक्यूमेंट्स के लिए है, और इसकी टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज़ है। कब से? जब से आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश किया है इंडिया के अंदर,
ठीक है। अब आगे FC2 आएगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे, FC3 भी यहाँ पर ही आएगा, उसको लिखेंगे, और FC4 भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से समरी नोट्स आपके बनते जा रहे हैं। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर पूरी सीरीज़ हमारी खत्म होती है क्या? हमने 380 के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, क्या क्या चाहिए रहता है, क्या नहीं चाहिए रहता है। अब थोड़ी और रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेट्स सी। देखिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या जो इंपॉर्टेंट है, 30 डेज में तो आपको देना ही है, FC1 के अंदर देना है, वो तो हम समझ गए। बट उसके साथ में, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देनी है। आपको RBI का, या फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से, या फिर कोई भी दूसरा एक्ट अगर आपको अप्लाई होता है, तो उनका आपको अप्रूवल भी साथ में, अटेस्टेड अप्रूवल की एक कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि हम अप्रूवल ले चुके हैं, RBI से हो चाहे फेमा से हो, जो भी एक्ट एप्लीकेबल है हम उनसे वो चीज़ यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको साथ में अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम RBI फेमा आपको लेना पड़ेगा। कहाँ भेजना है? न्यू दिल्ली, रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली, और फीस वहाँ पर ही भेजना है आपको। सर व्हाट इफ कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, एंड इट सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस था सर, बट अब नहीं बचा है, तो आपको अगर सीज कर चुके हो तो भी आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, और जिस दिन से आपने नोटिस भेजा है उस दिन से आपका ऑब्लिगेशन कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीवर करने का टू द रजिस्ट्रार वो भी सीज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 1956 एक्ट के अंदर आप ऑब्लिगेटेड थे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, तो क्या अभी भी रहेंगे? बिल्कुल अभी भी रहेंगे, एंड वाइस वर्सा। ना, FC1 में आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सर थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो सर अगर ऑल्ट्रेशन के लिए हमें अप्लाई करना है, तो लेट्स से सर हमारा कंपनी का नाम चेंज हो गया तो ऑल्ट्रेशन हो गया, तो जब से आपका कंपनी का नाम चेंज हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को फिर से यहाँ पर एक फॉर्म भर के देना है, वो है FC2, और उसकी भी एक फ़ीस लगती है। तो सर क्लियरली एक बात हो गई यहाँ पर कि पूरा सेक्शन हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर सर FC2 में, FC1 तो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, FC2 के अंदर डॉक्यूमेंट का ऑल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। और ऑल्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर मुझे FC2 का फॉर्म भर के देना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो सेक्शन 380 हमारा यहाँ पर ही फिनिश होता है। 379 380 हमने देख लिया है। 381 में अकाउंट्स की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, 379 हुआ, 380 हुआ, अब हम चल रहे हैं 381 की तरफ। क्या हमारी ये पूरी टेबल सही चल रही है क्या? देखिए, 379 में एप्लीकेबिलिटी, वी आर डन विद इट। 380 में डॉक्यूमेंट्स, वी आर डन विद इट। अभी हमको देखना है डॉक्यूमेंट्स, हमने पूरी डिटेल्ड लिस्ट देखी है, थोड़ा यहाँ पर ओरली देख ले, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। आप आपके डायरेक्टर्स की और इक्विवेलेंट पोस्ट वाले लोगों की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए रहेगी, नाम, पता वगैरह, पासपोर्ट एक्सेट्रा एवरीथिंग। पहली चीज़, कंपनी का आपको एड्रेस पूरा देना पड़ेगा, दूसरी चीज़। और तीसरे चीज़ जो सबसे पहले थी, जो उन्होंने हमको बोली थी कि डॉक्यूमेंट्स में हमको क्या चाहिए रहेगा, आप तो बस हमको एक सर्टिफाइड कॉपी दीजिए आपके मेमोरेंडम की और आर्टिकल की, कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, फॉर व्हाट पर्पस यू आर इन इंडिया टू डू द बिजनेस, ठीक है। 3 चीज़ें ये तो देनी है। इसके अलावा हमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके डायरेक्टर्स कोई कन्विक्टेड नहीं थे। 4 चीज़ें। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देनी है, आपको यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे हम पूरे कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जिसके साथ में कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। और छठी चीज़ आपको यहाँ पर क्या देखनी है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अभी का और पास्ट में अगर कोई था तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, FC1 और FC2 यहाँ से कनेक्टेड था, तो उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स सी 1 और 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम अकाउंट्स की। क्या अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं? तो 381 बोलता है बिल्कुल, हर एक फॉरेन कंपनी को हर एक कैलेंडर ईयर के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा इन सच फॉर्म जैसा कि आपको बताया गया है। फॉर्म कौन सा है हम आगे देखने वाले हैं। क्या आपको लगता है आगे ये FC3 आएगा? यस, ठीक है। FC3 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने होते हैं, हम आगे देखेंगे। उसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। शेड्यूल 3 को आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको रजिस्ट्रार को देनी है। साथ में आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, उससे रिलेटेड सारे सेक्शंस, सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई यहाँ पर होने वाली है ना। आपकी बैलेंस शीट, आपका P&L, वो तो बात ठीक है, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड? आपके इंडियन बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, जो आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं। बट आपका एक लेटेस्ट जो आपका कंसोलिडेटेड, जिसे हम कंसोल कहते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है पेरेंट कंपनी के साथ में, वो भी आपको देनी पड़ेगी।
किसको, हम लोगों को बतानी पड़ेगी, एक आपको कॉपी हमको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है इन सब चीज़ों से ऊपर, वो बता सकती है कि सच क्लास ऑफ कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को ये रूल अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवा के वो आप साथ में अटेस्ट कीजिए, ठीक है। हर एक फॉरेन कंपनी को ये सब चीज़ें रजिस्ट्रार को देनी है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। बट इसमें एक और एडिशनल चीज़ बोली, उन्होंने क्या बोला है, देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए। Every FC shall send to the registrar along with the documents required to be delivered to him a copy of a list in the prescribed form of all places of business established by the company in India as at the date with reference to which the balance sheet referred is made। उन्होंने कहा है कि all places ऑफ बिजनेस इन इंडिया हमको ये भी चाहिए रहेगा फॉर्म FC3 के अंदर सच फी के साथ में, ठीक है। इन्होंने यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, इफ़ एनी FC सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो वो वापस से नोटिस भेज देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर बैलेंस शीट के साथ में, P&L के साथ में, कंसोलिडेटेड यहाँ पर फाइनेंशियल्स के साथ में, आपके सब बिजनेस प्लेसेस के इंफॉर्मेशन के साथ में हमको कुछ चीज़ें और चाहिए। वो क्या है, आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट, आपके प्रॉफिट्स का रिपेट्रिएशन, यानी कि आपने प्रॉफिट्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया है और आपने फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र किया है, वो भी हमको एक स्टेटमेंट अलग से चाहिए रहेगा जिसमें डिविडेंड्स भी आने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको रूल्स के हिसाब से भेजनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर भेज दी है। क्या इसका कोई टाइम लिमिट है? उन्होंने कहा येस, फ्रॉम द क्लोज ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स, 6 महीने ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच द डॉक्यूमेंट रिलेट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1920 फाइनेंशियल ईयर के आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर मार्च 20 में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो यहाँ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये सब चीज़ें भेजनी पड़ेगी। क्या आपको यहाँ पर ऑडिट करवाना ज़रूरी है? यस, हर फॉरेन कंपनी को अकाउंट्स बनाकर इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल्स है, उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा इंडियन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर LLP से, जो भी इंडिया में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर समरी क्या हो गई, सारी चीज़ें लिख दी ना मैंने यहाँ पर, ये 3 चीज़ें, साथ में ये 3 चीज़ें FC3 के अंदर 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। सो बस ये हो गया हमारा सेक्शन 381। इतनी डिटेलिंग है यहाँ पर, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। FC3 क्या हो गया दोस्तों आपके लिए? FC3 हो गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया FC3। तो 381 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्या नाम डिस्प्ले करना ज़रूरी है? भैया सब जगह नाम डिस्प्ले करना ज़रूरी है आपको, जितनी भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर, जितने भी बिल्स बनाओगे, लेटर हेड बनाओगे, इन्वॉइसेस बनाओगे, सब जगह। और सर्विस वाला एक छोटा सा सेक्शन है, वो भी देख लेते हैं, 382 एंड 383। आइए, एवरी फॉरेन कंपनी शेल कॉन्स्पिक्यसली, यानी कि एकदम बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ विद द इंटेंशन कि सब लोग उसको देख पाए, एग्जिबिट करो आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस जहाँ जहाँ से आप बिजनेस करते हो, अपनी कंपनी का नाम और यहाँ तक कि आपकी कंट्री का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। लेटर्स जो लेजिबल हो, यानी कि दिखते हो इंग्लिश के अंदर आपको वहाँ पर, या फिर जो लोकेलिटी की लैंग्वेज हो उसके अंदर भी आपको अपने ऑफिस के बाहर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, आपने सारे बिजनेस लेटर्स के ऊपर, बिल हेड्स के ऊपर, लेटर पेपर के ऊपर, सब नोटिस के ऊपर, हर एक ऑफिशियल पब्लिकेशन के ऊपर भी आपको दिखाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। 382 383 क्या बोल रहा है? कोई भी प्रोसेस है, कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है जो फॉरेन कंपनी को हमें सर्व करना है, तो शैल बी डीम टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड, ऐसा माना जाएगा कि उनको सर्व कर दिया गया है। इफ address to any person whose name or address have been delivered to the registrar under section 380। ये पर्सन कौन है आपको समझ में आया? इंडियन रेसिडेंट है बॉस, इंडियन रेसिडेंट जिसका नाम आपने दिया था ऊपर 380 के अंदर, ठीक है, या फिर उसके एड्रेस पर पोस्ट कर दिया गया है, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने फॉरेन कंपनी को सर्व कर दिया है। इंडियन रेसिडेंट को दे दो, ऐसा माना जाएगा फॉरेन कंपनी को दे दिया है, ठीक है। सो 383 तक के या सारे सेक्शंस 379, 380, 381, 382, 383 हमने अब 5 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, घबराइए मत, अभी तक हमने 379, 380, 381, 382, 383 ये सेक्शंस देखे हमने, 5 सेक्शंस। अब 2 सेक्शंस और देखने वाले हैं हम, 384 और 385, ठीक है। उसके बाद में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमारा एक पहला फेज जो है इस पूरे चैप्टर का फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये कुछ 7 सेक्शंस हमारे सामने आएंगे। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है, बट एक एक बार पढ़ना है हमको, तो वो मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने बोला 384 के अंदर हेडिंग पढ़िए, डिबेंचर, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन। 384 पता है क्या बोल रहा है कि इनके ऊपर ना इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है, डिबेंचर्स के लिए सेक्शन नंबर 71 है, अप्लाई होगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन नंबर 92 है, यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर और क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सेक्शन 128 है, बिल्कुल यहाँ पर इनके लिए एप्लीकेबल होगा। इस तरीके से जितने भी सेक्शंस है इन चीज़ों से रिलेटेड वो सब इनके ऊपर अप्लाई होंगे होंगे और होंगे। बट साथ में उन्होंने बोल दिया है कि एनुअल रिटर्न अप्लाई हो रहा है, क्यों, FC4 के अंदर एनुअल रिटर्न उनको फाइल करना रहता है, ठीक है, जो 60 डेज के अंदर अंदर उनको फाइल करना होगा फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ से ले ली है। बाकी इंस्पेक्शन के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो हम चैप्टर देख के आए हैं वो सब भी सारे सेक्शंस मुटाटिस मुटांडिस उनके ऊपर अप्लाई होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 128 वाला अप्लाई होगा ही सही, एनुअल रिटर्न हमने देख लिया है, 92 हमने देख लिया है। बस छोटी सी बात कर रहा है कि सब चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई होगी वैसी की वैसी। बट हमको इस पूरे सेक्शन से क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, हमारा जो लास्ट वाला बचा हुआ था FC4 वो हमको मिल गया है, इसको हम फिल कर देते हैं। एनुअल रिटर्न का है और ये है 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बस तो ये आपका फिल यहाँ पर हो गया है। तो कितना हो गया, FC1 हो गया, FC2 हो गया, दोनों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, एक ओरिजिनल एक ऑल्टरेशन, 30 डेज टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। FC3 बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो कौन से सेक्शन से आया है वो आपको मिला है इस सेक्शन से 381 से, ठीक है। और 384 से आपको कौन सा मिला है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, 384 से आपको मिला है ये एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सारे सेक्शंस, मुटाटिस मुटांडिस इंस्पेक्शन वाले सब यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं और आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना रहेगा फ्रॉम 60 डेज। सो बिलीव में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, यहाँ पर सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, डेडलाइंस यहाँ पर आ रही है, डेज यहाँ पर जो आपको स्लैब्स है वो याद रखना है वो यहाँ पर आ ही रहे हैं। सेक्शंस मैं आपको साथ में बता चुका हूँ, फेज 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सर फेज 1 में एक और सेक्शन था 385 कुछ नहीं बोल रहा है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो आप भर दो, बस बात खत्म। तो ये सारे आपके 7 सेक्शंस फेज 1 के अंदर कंप्लीट होते हैं। आइए नीचे आते हैं हमारे मेन कंटेंट में, फीस वाला भी हमने देख लिया है। अब हमको फेज 2 यहाँ पर स्टार्ट करना है। फेज 2 में जरा देखिए 386 से लेकर 393 तक हम जा रहे हैं। 386 बात कर रहा है इंटरप्रिटेशन, कुछ ऐसी टर्म्स यहाँ पर आई है जिनको इंटरप्रेट करना जरूरी है, जिनका मीनिंग क्या है वो हमको बता दीजिए। तो एक साइड वाला सेक्शन है, बेसिक सेक्शन नहीं है। 387 और 389 एकदम से बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है क्या ये कंपनीज, फॉरेन कंपनी अगर है तो। एक्सपर्ट ओपिनियन, उनकी कंसेंट और उनके अलॉटमेंट से रिलेटेड बात करता है 388। तो ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़े से, जिनमें हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी इंटरप्रिटेशन चिंदी है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। पनिशमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वाले दोनों चिंदी सेक्शंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 386 से और 393 तक जाते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। इंटरप्रिटेशन से मतलब ये है, उन्होंने क्या बोला है पहली लाइन में कि दिस सेक्शन इज फॉर द पर्पस ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर। जो पहले अभी आप सेक्शंस देख के आए हैं उनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आई है, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है उसका मतलब देखिए। बहुत जगह आपने सर्टिफाइड वर्ड सुना होगा। सर्टिफाइड का मतलब क्या, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, मतलब कि करेक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए और ट्रू कॉपी होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर मतलब हर एक वो बंदा जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर एक्शंस लेते हैं या रिलाय करते हैं। सो हुज डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज अकस्टम्ड टू एक्ट, वो बंदे को हम डायरेक्टर बोलेंगे। ओके, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या आपका शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आता है क्या। सर कंपनीज अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना देती है, हेडक्वार्टर नहीं बनाती है, तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से, इसको आप याद रखिएगा दैट प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस एज वेल, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया है कि ये कंपनी है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई में है, तो क्या वो FC होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक इंडियन सिटीजन है, इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर, एक इंडियन बंदे ने बाहर इनकॉर्पोरेट करी है एक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर,
बिजनेस कहाँ पर हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, हमको उससे क्या करना है यार। इंडियन सिटीजन ने कंपनी बनाई बाहर, बिजनेस भी हो रहा है बाहर। आपको थोड़ा याद आएगा, मैं ऊपर आपको ले चलता हूँ, हमने कितनी रिलेटेड बात करी थी, जरा देखिए। इनकॉर्पोरेटेड है क्या इंडिया में, नो। क्या बिजनेस इंडिया के अंदर हो रहा है क्या, नो। तो क्या हमें उसको एफसी बोलेंगे क्या, नो। सिंपल सी बात है, दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, वो हमने देख लिया इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन के थ्रू। तो उनका कहना है कि एफसी कब बोलने में आएगा, जब उसके फॉलोइंग फीचर्स होंगे कि वो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि आउटसाइड होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए। दैट प्लेस ऑफ बिजनेस में बी ईदर खुद के नाम पर, एजेंट के नाम पर, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली, कैसे भी होना चाहिए। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के अंदर करे तो हम उसको यहाँ पर एफसी बोलेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 386 यहाँ पर हमने देख लिया इंटरप्रिटेशन। 387 बात कर रहा है प्रोस्पेक्टस के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेट्स सी। अब दोस्तों सेक्शन 387 एंड 388 जो आगे आने वाला है, ठीक है, देखिए उसमें क्या हेडिंग है, एक्सपर्ट का कंसेंट और अलॉटमेंट। ना प्रोस्पेक्टस ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है तो उसे प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, आईपीसीसी में भी हम देख के आए हैं और फाइनल लेवल पर भी कुछ सेक्शंस आपको है। नाउ प्रोस्पेक्टस अगर आप फाइल कर रहे हैं तो क्या प्रोस्पेक्टस के सभी सेक्शंस इस फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये सेक्शन बोलता है यस बिल्कुल एप्लीकेबल है। बट सेक्शन की स्टार्टिंग थोड़ा सा नेगेटिव नोट पे होती है, वो कहता है कि नो पर्सन शैल इशू, कोई भी पर्सन ना इशू कर सकता है, ना सर्कुलेट कर सकता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्या सर्कुलेट नहीं करना है, क्या इशू नहीं करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिसमें ये ऑफर दिया गया है कि आप उन सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए जो ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ है, अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब उन्होंने कहा है, सर आपका कहना है कि ये सेक्शन बोलता है कि बाहर की कंपनीज़ में क्या इंडियन इन्वेस्टर पैसा लगा ही नहीं सकता है क्या। उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग तो ऐसी है नेगेटिव नोट पे कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है, बट यहाँ पर एक वर्ड आ गया अनलेस। अनलेस लिख दिया, मतलब कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पढ़िए इसको, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर चाहे कंपनी का यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेब्लिश हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अनलेस के लिखा है अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रॉपर डेटेड है, डेटेड का मतलब हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं जब हमने आईपीसीसी में देखा था, एंड साइंड बाय हूम, ऑल द डायरेक्टर्स, ऑल द यहाँ पर फॉर्मल पर्सन जिनकी यहाँ पर सिग्नेचर्स चाहिए रहती है, ठीक है। एंड के साथ में लिखा उन्हें उस प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हो। तो आगे जो आप जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, इट इज़ नथिंग बट द बेसिक सेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टस, जहाँ पर दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए रहते हैं। क्या भैया, प्रोस्पेक्टस के साथ में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, वो भी आप दीजिए, ठीक है। आप बताइए कि कौन कौन से इनेक्टमेंट और प्रोविजंस के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। आपका एड्रेस जो इंडिया के अंदर है वो दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन दीजिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप वो डेट यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, बताइए जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। क्या आपकी कंपनी का यहाँ पर इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। अगर ये सब चीज़ें और स्पेशली सेक्शन 26 के अंदर जो भी मैटर्स प्रोस्पेक्टस में देने होते हैं, सेक्शन 26 आप जाके रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम आईपीसीसी नोट्स। अगर ये सब चीज़ें, ये सब सेक्शंस प्रोस्पेक्टस के आपने बराबर फॉलो करें तो आप कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ें गायब है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर एक रिक्वायरमेंट थी कि प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का ओपिनियन भी होना चाहिए, तो वो अगला सेक्शन है यहाँ पर एक्सपर्ट का ओपिनियन, ठीक है। एक्सपर्ट का ओपिनियन यानी कि एक्सपर्ट का कंसेंट होता है। एक्सपर्ट एक स्टेटमेंट देता है कि यस हमने ये प्रोस्पेक्टस देखा है, इसके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो प्रोविजन और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बनी गई है, और वो अपना वहाँ पर डिक्लेरेशन देता है। तो सेक्शन 387 और कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है प्रोस्पेक्टस की जो डेटिंग है और जो पर्टिकुलर्स है उसके सेक्शन के हिसाब से है, और वो प्रोस्पेक्टस इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो फिर आप वहाँ पर उसको इशू कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। और क्या रिलेटेड चीज़ें उन्होंने बोली है, उन्होंने यही बोला है कि कोई भी पर्सन ये सब काम नहीं कर पाएगा अनलेस द फॉर्म इज इशूड विद अ प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है,
अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं मतलब आपको उसके रिस्पेक्टिव सेक्शंस और प्रोविजंस को वहां पर आपको बिल्कुल फुलफिल करना है। वंस दे आर बीइंग फुलफिल्ड एंड अप्लाइड तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो सभी सेक्शंस के साथ में यहाँ पर वो कंप्लाई करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो सेक्शन है इन दो केसेस में अप्लाई नहीं होता है, यानी कि प्रोस्पेक्टस अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को यहाँ पर इशू कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उन्हीं को प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हैं और आप फॉरेन कंपनी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 387 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी जो यहाँ पर सिक्योरिटी है इट इज़ सेम इन ऑल द रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म है, आपने इक्विटी शेयर इशू करे 6% के और अगेन आप इसी क्लास के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, आपके सिक्योरिटीज़ का नेचर सेम है, यूनिफॉर्म है इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है, तो फिर आपको ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये यहाँ पर दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। तो 387 सिंपल सी बात बोल रहा है प्रोस्पेक्टस के बारे में, उससे रिलेटेड है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का कंसेंट हमेशा लगता है। अगर आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट का कंसेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते, यानी कि आप इंडिया के अंदर वो प्रोस्पेक्टस इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, इफ वेयर द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट ही हैज नॉट गिवन, जो उसने नहीं दिया है पहला, और हैज बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, or there does not appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn his consent or aforesaid। उन्होंने बोला है कि अगर एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया ही नहीं है या फिर जो उसने दिया है वो आपने वहाँ पर शो नहीं किया है या फिर उसने दिया है और विड्रॉ कर लिया है, कोई भी सिचुएशन होती है, एक्सपर्ट का कंसेंट अगर वहाँ पर नहीं है तो हम आपको ये प्रोस्पेक्टस इशू करने नहीं देंगे और अलॉटमेंट भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 387 एंड 388 गाइस प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड था, वो हमने कर लिया है। एक और सेक्शन है 389, वो भी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बात कर रहा है, लेट्स सी। अब यहाँ पर सेक्शन 389 फाइनल जजमेंट दे रहा है प्रोस्पेक्टस के बारे में। 387 में आपने बोला कि कोई भी पर्सन इशू नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता प्रोस्पेक्टस, ठीक है, अगर वो प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोस्पेक्टस के मैटर्स को वहां पर नहीं बता रहा है। 388 ने बोला एक्सपर्ट का कंसेंट हमको चाहिए, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो 389 क्या बोल रहा है, सही बात है ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं प्रोस्पेक्टस का तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कि आपकी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी एक यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ला रही है जो उसकी सिक्योरिटीज़ को इशू करेंगे, ठीक है, और इंडियन लोग उसको खरीदेंगे, बराबर है। तो इसी के लिए इस प्रोस्पेक्टस को आप इशू नहीं कर सकते हैं अगर 387 के हिसाब से आपने मैटर बराबर डिस्क्लोज नहीं किया है और प्रोविजंस आपने फॉलो नहीं किए हैं। 388 के हिसाब से आपने एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर यहाँ पर कंसेंट नहीं दिया है। तो 389 क्या बोल रहा है, फाइनल रजिस्ट्रेशन, कि ये सब चीज़ें तो आप नहीं कर पाओगे, सेम स्टेटमेंट जो ऊपर दिया गया है, बट आप कर सकते हैं अगर बिफोर इशू करने के पहले, सर्कुलेट करने के पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले आपने एक कॉपी है उस प्रोस्पेक्टस की जिसपे आपने चेयरपर्सन की सर्टिफाइड करा है, यानी कि उसकी सिग्नेचर्स लिया है, 2 डायरेक्टर्स का आपने सिग्नेचर लिया है और आपने मैनेजिंग बॉडी से रिजोल्यूशन पास करवा दिया है, ठीक है, और आपने वो कॉपी आपने डिलीवर कर दी है रजिस्ट्रार को, और आपके प्रोस्पेक्टस के चेहरे पर, फेस पे ये लिखा हुआ है कि आपने ये कॉपी रजिस्ट्रार को दे दी है। ये क्यों बोला गया है, ताकि जो भी पर्सन आपके प्रोस्पेक्टस को रीड करेगा उसको पता है कि आरओसी तक ये बात पहुंच चुकी है, ठीक है। सो अगर आप इशू करने के पहले, सर्कुलेट करने के पहले अगर आप रजिस्ट्रार को अपने चेयरपर्सन का, डायरेक्टर्स का साइन लेकर एक कॉपी आप भेज देते हैं, उसके साथ में आप ये डॉक्यूमेंट्स अगर भेज देते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स, एक्सपर्ट का कंसेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, एमडी के अपॉइंटमेंट का, मैनेजर के अपॉइंटमेंट का, या ऐसे कोई भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किए जा सकते हैं और पिछले 2 सालों में आपने किए हैं, साथ में अंडरराइटिंग एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ में सबमिट करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने देख लिए हैं, 387, 388 और 389 जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, पी और पी। 387 को आप याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस के मैटर्स और प्रोविजन, 388 एक्सपर्ट और 389 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो ये प्रोस्पेक्टस की बातें यहाँ पर हो गई, इंटरप्रिटेशन की बात हो गई, 4 सेक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हमको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट समझना है 390 के थ्रू, और पनिशमेंट और एक छोटा सा सेक्शन देखना है, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पर
390 क्या बोल रहा है? 390 का अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे, ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अब देखिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होगा डिपॉजिट रिसीट्स का। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आई होप आपको ये ऑलरेडी पता हो। जिनको नहीं पता है, हम ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया में आकर अपने शेयर्स को रजिस्टर करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? यस, वो कर सकती है। यहाँ पर आकर, यहाँ के हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर आकर वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके अपनी यहाँ पर शेयर्स को वो रजिस्टर कर सकती है, ठीक है। नाउ अब देखिए, इन्वेस्टर्स जो है वो है इंडियन, कंपनी है फॉरेन। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स कैसे हेल्प करती है? तो उसके लिए आप हम समझ लीजिए, यहाँ पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होता है, ऐसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बाहर की कंपनी अगर हमारी कंट्री से, इंडिया से अगर कोई पैसे उठाना चाहती है, फंड्स को रेज करना चाहती है, तो कैसे करेगी? अगर आप इन लोगों को, यानी कि इंडियन इन्वेस्टर्स को बोलोगे कि हम आपको शेयर दे देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, लॉ यहाँ पर अलाउ करता नहीं है। तो इनके बीच में पता है कौन आता है? इनके बीच में एक डिपॉजिटरी बैंक आता है या डिपॉजिटरी आता है, ठीक है ना। क्या होता है कि ये फॉरेन कंपनी बोलती है कि हम आपको डिपॉजिटरी रिसीट्स यहाँ पर इशू करेंगे। हर डिपॉजिट रिसीट्स में कुछ यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसीट्स आगे इन्वेस्टर्स को वो रिसीट्स यहाँ पर इशू करती है। उसके बदले में ये लोग यहाँ पर पैसा देते हैं और उन लोग को यहाँ पर इस डिपॉजिटरी के थ्रू यहाँ पर जो भी डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट अक्रू होता है वो मिलता है। इससे होता क्या है कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स यहाँ पर इंडिया में ट्रेड नहीं हो पाते हैं, बट इनडायरेक्टली जो ट्रेडिंग चलती है वो डिपॉजिटरी रिसीट्स की चलती है। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडियन डोमेस्टिक डिपॉजिटरी यहाँ पर इशू कर रही है, इसलिए उनको आईडीआई बोला जाता है। अमेरिका ने अपने एडीआर बना रखे हैं कि अगर कोई बाहर की कंपनी अमेरिका के अंदर आकर यहाँ पर फंड रेज करना चाहती है तो उनको एडीआर के थ्रू करना पड़ेगा। और ऐसे ग्लोबली जो यहाँ पर अप्लाई होता है वो होता है जीडीआर। तो सेक्शन 390 क्या बोल रहा है कि आईडीआर क्या यहाँ पर इशू किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा यस, बिल्कुल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 390 बोलता है कि अगर आपको आईडीआर इशू करना है तो इंडिया की यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है वो ऑथराइज करेगी। किसको? वो ऑथराइज करेगी। एट द सेम टाइम जो बाहर की कंपनी है वो भी तो ऑथराइज करेगी, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो अगर एप्पल इंडिया से फंड रेज करना चाहता है तो यहाँ की डिपॉजिटरी ऑथराइजेशन लेगी एप्पल से कि यस, मैं इस डिपॉजिटरी के थ्रू यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स से पैसा लेना चाहता हूँ, राइट। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स बनाएगी कि आईडीआर कैसे चलेगा, डिस्क्लोजर क्या क्या चाहिए रहेगा, क्या मैनर में हम उनको अंडरराइट कर सकते हैं, उनका सेल, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो उस कंपनी को, फॉरेन कंपनी को जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सेबी को फॉलो करना पड़ेगा और आरबीआई को फॉलो करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन तो नहीं है, एक यहाँ पर सिर्फ ये बात बता रहा है कि आईडीआर के लिए आपको इन एंटिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी से रिलेटेड था, इसलिए इसको यहाँ पर डाला गया है। पनिशमेंट की बात कर लो भैया, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर कॉन्ट्रवेंट करती है तो कितना होगा? 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का फाइन लग जाएगा। अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो एडिशनल फाइन लगेगा 50,000 रुपये हर दिन का, ठीक है। और हर ऑफिसर जो भी यहाँ पर गलती पे है उसको 6 मंथ की जेल हो सकती है और 25,000 से 5 लाख रुपए तक का उसके ऊपर भी फाइन लग सकता है। और 393 क्या बोल रहा है कि कंपनी अगर कोई भी प्रोविजन इस चैप्टर के कंप्लाई अगर नहीं कर पाती है तो क्या उसके दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, दूसरे जो उसके कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी जो उसकी लायबिलिटी है वो अनअफेक्टेड रहेंगे, वो सब एज इट इज चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो 393 भी हो गया और 392 भी हो गया, जो पनिशमेंट की बात कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी की बात कर रहे थे, आईडीआर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, सो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। सेकंड फेज में ये 7 सेक्शंस जो हमने यहाँ पर देखे, प्रोस्पेक्टस इंटरप्रिटेशन से लेकर, और फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर चले तो फर्स्ट फेज में हमने बात करी है इन कुछ 6 सेक्शंस की, 7 सेक्शंस की, इनफैक्ट 385 भी काउंट करें तो ऐसे 14 सेक्शंस हमने इस पूरे चैप्टर में देख लिए हैं। FC1, FC2, FC3, FC4 जो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, 30 दिन के अंदर, ऑल्टरेशन के लिए भी 30 दिन के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 मंथ्स के अंदर, और एनुअल रिटर्न जो जाएगा 60 डेज के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है जो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। सो यहाँ पर फॉर्म्स की बात करें, डेडलाइन की बात करें, कवर कर लिया है। 14 सेक्शंस की बात करें, कवर कर लिया है। फॉरेन कंपनी से रिलेटेड सेक्शन
379 से लेकर 393 तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, या प्रिसाइसली बोले तो ये सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं जो एक फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉरेन कंपनी कौन होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कौन होती है, ये हम समझ चुके हैं। ये सीए फाइनल लेवल पर कंपनी लॉ के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आपको समझ में आया होगा। सेल्फ स्टडी से बेटर आपका यहाँ पर चैप्टर कवर हो गया है सब प्रोविजन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।